नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मध्यकालीन भारत भाग 1 के अंतर्गत सल्तनत काल तक का अध्ययन किया था। आज हम भाग 2 में विजयनगर साम्राज्य, मुगल काल, मराठा और सिख जैसे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और वर्तमान नाम विजयनगर का हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसके प्रभाव में? संत विद्यारण्य के प्रभाव में। हरिहर एवं बुक्का, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हरिहर एंड बुक्का। कुल 4 राजवंश विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला है संगम वंश, दूसरा है सालूब वंश, तीसरा है तुलुब वंश और चौथा है अराविडू वंश। संगम, सालू, तुलु और अराविडू, ये क्रम एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं विजयनगर के शासक। पहला हम लोगों ने देखा संगम वंश है। संगम वंश का काल 1336 से 1485 ईस्वी के मध्य था। संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, विरूपाक्ष प्रथम, बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। ये क्रम भी आप ध्यान में रखिएगा, इस क्रम से प्रश्न बनते हैं। विजयनगर शासक में अगला सालू वंश है। सालू वंश का काल 1485 से 1505 ईस्वी के मध्य था। 1485 से 1505। और संगम वंश का 1336 से 1485। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सालू वंश के शासकों के अंतर्गत नरसिंह सालू और मल नायक थे। कौन? नरसिंह सालू और नरसा नायक थे। जैसा कि देख रहे हैं, सालू वंश का पीरियड मात्र 20-21 वर्षों का है। नरसिंह सालू वंश का संस्थापक था। अगला तुलु वंश, इसका शासनकाल 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक था। तुलु वंश के शासकों में वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, वेंकट प्रथम और सदाशिव राय थे। अगला महत्वपूर्ण वंश है अराविडू वंश। एक चीज़ और, कृष्णदेव राय जो बहुत महत्वपूर्ण शासक थे विजयनगर के, ये तुलु वंश के शासक थे, कृष्णदेव राय। अराविडू वंश का शासनकाल 1570 से 1647 ईस्वी तक था। अराविडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे। इसके प्रमुख शासकों में तिरुमल, श्रीरंग प्रथम, वेंकट द्वितीय, श्रीरंग द्वितीय, रामदेव, वेंकट तृतीय और श्रीरंग तृतीय थे। हमने अब तक देखा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का। किस वंश के शासक थे? संगम वंश के। संगम वंश के पश्चात सालू वंश, तुलु वंश, फिर अराविडू वंश शासन में आता है। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से। ठीक है, इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रमुख घटनाक्रम। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट से पता लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। जैसा कि शॉर्ट में इससे बढ़िया इतिहास और बाकी सब्जेक्ट नहीं उपलब्ध कराए जा सकते। इसने शॉर्ट में सारे पॉइंट को कवर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास यही है कि आप लोग अगर इतना कवर कर लें तो हो सकता है शायद कोई क्वेश्चन आप स्किप कर पाएँ। तो आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक हरिहर प्रथम था। कौन था?
हरिहर प्रथम, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक हरिहर प्रथम था। कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? मदुरा विजयम। कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मदुरा विजयम नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो आपका उत्तर होगा गंगा देवी। किसके उपलक्ष्य में लिखा? कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में। आगे है वेदमार्ग प्रतिष्ठा पत्र। वेदमार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की थी। किसने धारण की थी? बुक्का प्रथम ने। कौन सी उपाधि? वेदमार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि। आगे चलते हैं। सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार की बेटी का युद्ध देवराय प्रथम और बहमनी शासक, बहमनी शासक कौन था? फिरोज शाह के बीच हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सोनार की बेटी का युद्ध आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप शायद हो सकता है पहली बार सुन रहे हों। सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? देवराय प्रथम और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बहमनी शासक और देवराय शासक के बीच हुआ था। बहमनी शासक कौन था? फिरोज शाह। और विजयनगर शासक कौन था? देवराय प्रथम। आगे चलते हैं। गज बेटकार की पदवी, गज बेटकर की पदवी देवराय द्वितीय को दी गई थी। किसको दी गई थी? देवराय द्वितीय को गज बेटकर की पदवी दी गई थी। देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इमाड़ी देवराय किसे कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। आगे कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज और यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कृष्णदेवराय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंध्र भोज और यमन राज स्थापनाचार्य की। आंध्र भोज और यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि कृष्णदेवराय ने धारण की थी। किस वंश के शासक थे? तुलु वंश के शासक थे। आगे चलते हैं हम। अमुक्तमाल्यद तथा जाम्बवती कल्याणम। अमुक्तमाल्यद तथा जाम्बवती कल्याणम के लेखक कृष्णदेवराय थे। 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, अमुक्तमाल्यद और जाम्बवती कल्याणम। इसके लेखक कौन थे? कृष्णदेवराय। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आप इसको याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्णदेवराय के स्थापत्य कार्यों में हजारा राम स्वामी मंदिर एवं विट्ठल स्वामी मंदिर शामिल है। कौन सा? हजारा राम स्वामी मंदिर व विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया। किसने करवाया? कृष्णदेवराय ने करवाया। नांगलपुर नामक नगर कृष्णदेवराय ने बसाया। कौन सा नगर? नांगलपुर। नांगलपुर। जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर राज्यों के संघ ने विजयनगर को पराजित किया। तालीकोटा का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप इसके सारे बिंदुओं पर नज़र रखिए। कब हुआ था? जनवरी 1565 में। पहला पॉइंट, इसमें कौन भाग लिया था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर के संघ ने। और किसको पराजित किया था? विजयनगर को। विजयनगर को पराजित किया था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर। कभी कभी प्रश्न इसमें बरार को भी इंक्लूड करके पूछ सकता है, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है कौन कौन शामिल था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तांगड़ी अथवा बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोनों को आपको याद रखना है। तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तांगड़ी और बन्नी हट्टी दोनों नाम से पूछ सकता है। राक्षस तांगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। कौन कर रहा था? राम राय। राम राय ये जो विजयनगर का शासक था, ये नेतृत्व कर रहा था। जिस समय तालीकोटा का युद्ध हुआ, उस समय विजयनगर का शासक
सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय था। सदाशिव राय किस वंश से संबंधित है? तुलु वंश से। तुलु वंश वही वंश है जिससे कृष्णदेव राय का संबंध है। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट, जबकि भू राजस्व विभाग को 58वें विभाग कहते थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है शिष्ट से क्या संबंध है या 58वें क्या था? तो 58वें जो था भू राजस्व विभाग था और भू राजस्व कर क्या था? शिष्ट था। कर क्या था? शिष्ट था। भू राजस्व कर था और भू राजस्व विभाग 58वें विभाग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक इकाई पे दृष्टिपात कर। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछ सकता है कि विजयनगर में नाडु से क्या तात्पर्य है? उर क्या था? आप इसको ध्यान रखिए। प्रशासनिक इकाई का क्रम, सबसे पहले कोट्टम या वलनाडु ये जिला था। कोट्टम या वलनाडु जिला था। नाडु परगना था। इसके बाद मेला ग्राम, ये 50 गांवों का समूह था। फिर उसके बाद उर ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई उर थी। आपको हमेशा ग्राम मिला होगा, लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक इकाई क्या थी? उर थी। आगे देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री। विजयनगर आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले निकोलो कोंटी, ये इटली का यात्री था। आपसे पूछा जाएगा किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कोंटी। इटली का यात्री था निकोलो कोंटी, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अगला है निकितिन, रूस का यात्री था, देवराय प्रथम के शासन में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में ये आया था। अगला है अब्दुल रज्जाक, ये फारस का यात्री था, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। आपसे पूछा जा सकता है कि अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था या अब्दुल रज्जाक किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो आपका जवाब होगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। डोमिंगो पायस, ये पुर्तगाल का यात्री था, एक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। और डुआर्ट बारबोसा, ये भी पुर्तगाल का था, ये भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, किस देश का यात्री था और किसके शासनकाल में भारत आया था। फर्नांडीज नूनीज पुर्तगाली यात्री था, अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आया था। क्या नाम है? फर्नांडीज नूनीज। नूनीज से ही आमतौर पर प्रश्न पूछा जाता है, सीधे पूछेगा नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। सीजर फ्रेडरिक इटली का यात्री था, ये सदाशिव राय के शासनकाल में आया था। फ्रेडरिक किसके शासनकाल में आया था? सदाशिव राय के काल में आया था। बहमनी राज्य, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। कब हुई थी? 1347 में। विजयनगर की कब हुई थी? 1336 में। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना होती है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू, जिसे जफर खां या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों नामों को आपको याद रखना है, हसन गंगू, जफर खां या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ये क्या कौन था? ये बहमनी राज्य का संस्थापक था। इसने अपने राज्य को 4 तरफ क्या था? प्रांत था। 4 तरफों में बांटा। कौन कौन से? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। आपको ध्यान रखना है यही बीदर है जो तालीकोटा के युद्ध में भाग लेता है। ठीक है। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। कौन था? कलीमुल्ला, बहमनी राज्य का। आगे दक्षिण भारत के अन्य राज्यों के बारे में देख लेते हैं, उनके स्थापना वर्ष, संस्थापक और वंश। ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है,
ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, इसके हर बिंदुओं पे आपकी नज़र होनी चाहिए। पहले देखते हैं राज्य बीजापुर, इसकी स्थापना हुई 1489 में। कब हुई थी? 1489 में बीजापुर की स्थापना हुई। और संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर राज्य का संस्थापक था और यहाँ पर आदिल शाही वंश की स्थापना की गई। बीजापुर में आदिल शाही वंश। अगला है गोलकुंडा राज्य। गोलकुंडा राज्य की स्थापना 1518 में हुई और संस्थापक कौन था? कुतुब शाह। कुतुब शाह गोलकुंडा राज्य का संस्थापक था और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई। अगला है अहमदनगर राज्य। अहमदनगर राज्य की स्थापना 1490 में हुई। संस्थापक मलिक अहमद। कौन था? मलिक अहमद। और इसने यहाँ पर निजाम शाही वंश की स्थापना की। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में हुई। बीदर की स्थापना 1527 में अमीर अली बरीद ने किया था। कौन किया था? अमीर अली बरीद ने बीदर की स्थापना किया था और यहाँ पे बरीद शाही वंश की स्थापना हुई। अगला राज्य है बरार। बरार 1490 में स्थापित हुआ और संस्थापक कौन था? फतेह उल्लाह इमाद शाह और यहाँ पे इमाद शाही वंश की स्थापना की गई। आपको क्रम मिलाने के लिए दे सकता है, स्थापना वर्ष से राज्य दे देगा, स्थापना वर्ष देगा, राज्य दे देगा, संस्थापक दे देगा, राज्य दे देगा और वंश दे देगा। गोलकुंडा वंश। गोलकुंडा में कौन सा वंश था? कुतुब शाही। निजाम शाही वंश कहाँ पे था? अहमदनगर में। आदिल शाही वंश कहाँ था? बीजापुर में। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। चूँकि उपरोक्त राजवंशों में आदिल शाही वंश महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण, अबला बाबा और विद्वानों के संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहा जाता है। अबला बाबा किसे कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। और जगत गुरु किसे कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताब ए नौरस, किताब ए नौरस जो है बहुत महत्वपूर्ण है। किसने किया था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। किस वंश से संबंधित है? बीजापुर के आदिल शाही वंश से संबंधित है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख़ फरिश्ता की रचना किसने किया था? फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण करवाया। गोल गुंबद कहाँ पे है? बीजापुर में। गोल गुंबद बीजापुर में है। इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। गोल गुंबद बीजापुर में है। इसका निर्माण करवाया मोहम्मद आदिल शाह ने। आगे हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर दृष्टिपात करते हैं। भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार अलवार और नैनार संतों ने किया। कौन किया? अलवार और नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। अलवार संत कौन थे? विष्णु के उपासक थे और नैनार संत शिव के अलवार संत विष्णु के उपासक थे और नैनार संत कौन थे? शिव के उपासक थे। महाराष्ट्र में वैष्णव भक्त परंपरा कायम थी। वैष्णव भक्ति यहाँ बरकरी और धारकरी संप्रदाय में विभक्त थी। वैष्णव भक्ति बारकरी और धारकरी संप्रदाय में विभक्त थी। बारकरी संप्रदाय में विट्ठल या विठोबा जो कृष्ण के एक रूप थे की पूजा की जाती थी। विठोबा की पूजा ये किस संप्रदाय के अंतर्गत की जाती थी? बारकरी संप्रदाय के अंतर्गत। और धारकरी संप्रदाय राम की पूजा करता था। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। राम की पूजा धारकरी संप्रदाय के अंतर्गत
और वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत विट्ठल या विठोबा की पूजा की जाती थी। आगे देखते हैं संत और किस सिद्धांत को मानने वाले थे। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें यहाँ से प्रश्न न बनते हों। जैसे शंकराचार्य थे, ये अद्वैत मत के उपासक थे, ये अद्वैत मत के उपासक थे। इनका सिद्धांत कौन सा था? अद्वैतवाद। शंकराचार्य का सिद्धांत क्या था? अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ये विशिष्ट अद्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत को मानते थे। इसे एक कोड से भी याद करने का प्रयास करिएगा। हो सकता है आप जो भी अच्छा कोड बना सकें उसे बना लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में भूल जाता है। जैसे रावी, आप याद रखिए, रा से रामानुज, वी से विशिष्ट अद्वैत, रावी। मद माधवाचार्य द्वैतवाद। निदद निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। बसु वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। रावी, मद, निदद, बसु, ये याद रखिए कोड को, इससे ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगले बिंदु पर आते हैं, सूफी आंदोलन। सूफी मत बासरा और बेसरा दो संप्रदायों में विभक्त था। इस्लामी कानून का पालन करते थे कौन? बासरा, और इस्लामी कानूनों में बंधे नहीं थे बेसरा। बासरा और बेसरा। बेसरा संप्रदाय के अंतर्गत कलंदर और फिरदौसी आते थे, जबकि बासरा जो इस्लामी कानून का पालन करते थे उसमें चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, कादरी और नक्शबंदी प्रमुख थे। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बासरा के अंतर्गत चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी और नक्शबंदी आते थे, और बेसरा के अंतर्गत कलंदर और फिरदौसी। कलंदर और फिरदौसी बेसरा के अंतर्गत आते थे। आगे देखते हैं प्रमुख सूफी सिलसिले और भारत में स्थापनाकर्ता। पहला है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला की स्थापना भारत में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला की स्थापना की। सोहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था, मुख्यतः शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने। दोनों नाम आता है, दोनों ध्यान में रखिए। जो भी आपको ध्यान में रहे, परीक्षा में जो दिखे वो टिक लगा दीजिएगा। आगे है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। कौन किया था? अब्दुल कादिर जिलानी ने। कादरी सिलसिला की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना भारत में ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने, मुख्यतः ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। जो भी नाम आए, ख्वाजा बाकी बिल्लाह और ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। फिरदौसी सिलसिला की स्थापना शेख जलालुद्दीन सुर्ख ने की थी, और सत्तारी सिलसिला की स्थापना अब्दुल्ला सत्तारी ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हम देखते हैं शिवाजी के बारे में। ये शिवाजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एक छोटे से ग्राफ में कवर कर दिया गया है। आप मात्र इतना ही अध्ययन कर लीजिए, संभवतः आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। शिवाजी। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहीं कहीं इनके जन्म से संबंधित दूसरी तिथि भी मिलती है, जैसे द गजेटियर ऑफ इंडिया में, और कुछ अन्य स्रोतों में शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630
19 फरवरी 1630 को भी मिलती है। 6 अप्रैल 1627 और 19 फरवरी 1630 दोनों तिथियों को ध्यान में रखिएगा। शिवाजी का जन्म कहाँ होता है? शिवनेर दुर्ग में होता है। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले की अन्य एक पत्नी थी जिसका नाम था तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव थे और आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास आध्यात्मिक गुरु थे और दादा कोंडदेव ये गुरु थे। राज्याभिषेक जून 1674 और तथा सितंबर 1674 को हुआ था। राज्याभिषेक इनका 2 बार हुआ था, जून 1674 में और सितंबर 1674 में। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? गंगा भट्ट द्वारा। इनके पुत्र संभाजी और राजा राम थे। शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी और राजा राम। शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 को। 1659 ईस्वी में अफजल खां, जिसे अब्दुल्ला भतारी भी कहते हैं, अफजल खां का नाम क्या था? अब्दुल्ला भतारी। 1659 में शिवाजी ने अब्दुल्ला भतारी या अफजल खां की हत्या कर दी। कब? 1659 में। 1663 में शाइस्ता खां को पराजित किया। 1663 में शाइस्ता खां को पराजित किया और 1664 में सूरत की पहली लूट हुई। इनसे प्रश्न क्रम वाइज मिलाने के लिए पूछा जाता है, आप इसको जरूर ध्यान रखिए। और पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। 1665 में पुरंदर की संधि हुई सूरत के लूट के बाद। और 1666 में आगरा में औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल रहे। कब? 1666 में। और 1670 में दूसरी बार सूरत को लूटा। शिवाजी संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य जिसको हम लोगों ने अध्ययन। शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाई स्वराज, इसका अधिकारी छत्रपति होता था। महाल का अधिकारी सर हवलदार होता था। तरफ का अधिकारी हवलदार होता था। मौजा का अधिकारी कारकुन होता था। गांव या ग्राम पाटिल या पटेल इसका अधिकारी होता था। आगे देखते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान या मंत्रिपरिषद। पेशवा कौन था? प्रधानमंत्री था। अमात्य या मजमुआदार ये वित्त मंत्री था। और वाकियानवीस जो मंत्री था ये दैनिक कार्यवाही में भाग लेता था। सचिव जो था पत्राचार विभाग से संबंधित था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री था। सेनापति या सर नौबत ये सैन्य मंत्री था। पंडित राव धर्माधिकारी था और न्यायाधीश न्याय प्रमुख था। हमने देखा शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा, अमात्य मजमुआदार, मंत्री या वाकियानवीस, सचिव, सुमंत या दबीर, सेनापति या सर नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश ये शिवाजी के अष्टप्रधान थे। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको जरूर आप ध्यान में रखिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शिवाजी के उत्तराधिकारी। इसको ध्यान में रखना है। शिवाजी के उत्तराधिकारियों का क्रम पूछा जाता है। संभाजी 1680 से 1689। संभाजी की काल अवधि क्या है? 1680 से 1689। संभाजी के बाद राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी। ताराबाई 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक।
साहू जी 1707 से लेके 1749। साहू जी के पश्चात राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय 1749 से 1777 ईस्वी तक। 1749। राजा राम द्वितीय के शासनकाल में ही 1750 में संगोला की संधि होती है। 1750 में संगोला की संधि होती है। संगोला की संधि के अंतर्गत पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। अब किसके हाथ में सत्ता चली गई? पेशवा के हाथ में। अब आगे देखते हैं मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र। क्योंकि मराठों का संघ था और इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों का प्रभाव था। जैसे पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। ये मिलान करने के लिए दे देता है और इसको आपको ध्यान में रखना है। पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, ये मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र। आगे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ है। पेशवा के अधीन मराठा शक्ति। पेशवा के अधीन मराठा शक्ति, जिसमें बालाजी विश्वनाथ को 1713 में साहू ने पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ की अवधि 1713 से 1720 ईस्वी तक थी। बालाजी विश्वनाथ के बाद अगला पेशवा बाजीराव प्रथम बनता है। बाजीराव प्रथम का पीरियड 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बाजीराव प्रथम के पश्चात बालाजी बाजीराव का पीरियड 1740 से 1761 ईस्वी तक था। इसके पश्चात माधवराव प्रथम 1761 से लेकर 1772, तत्पश्चात नारायण राव 1772 से लेकर 1773, फिर रघुनाथ राव 1773 से लेकर 1774, माधवराव नारायण 1774 से लेकर के 1796 और अंत में बाजीराव द्वितीय 1796 से लेकर के 1818 ईस्वी तक। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। ये राघोबा का पुत्र था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। किसका? बाजीराव द्वितीय का। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। आंग्ल मराठा युद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको बाकी बिंदुओं के साथ प्रश्न पूछा जाता है। इसकी तिथियां आपको ध्यान में रखनी है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 1782 के मध्य हुआ था। 1775 से लेकर 1782 के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1805 तक और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 1818 तक। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण संधियां। ये ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप एग्जाम के दृष्टिकोण से पूर्णतः कंठस्थ कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी और इसमें मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। अगली संधि है संगोला की संधि, जो 1750 में हुई थी। इसमें बालाजी बाजीराव तथा राजा राम द्वितीय के मध्य हुई थी। संगोला की संधि बालाजी बाजीराव तथा राजा राम द्वितीय के मध्य हुई थी। अगली संधि है सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच? रघुनाथ राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य।
सूरत की संधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 1775 में होती है, रघुनाथ राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। सूरत की संधि के पश्चात पुरंदर की द्वितीय संधि, पुरंदर की द्वितीय संधि 1776 में होती है। पुरंदर की पहली संधि कब होती है? 1665 में। पुरंदर की द्वितीय संधि 1776 में किसके मध्य? पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के मध्य होती है। पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेजों के मध्य पुरंदर की द्वितीय संधि 1776 में। अगली महत्वपूर्ण संधि है बड़गांव की संधि, 1779 में होती है, पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के मध्य। बड़गांव की संधि पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के मध्य होती है। सलबाई की संधि 1782 में होती है, किसके मध्य? पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के मध्य। सालबाई की संधि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। अगली संधि है बसीन की संधि, जो 1802 में होती है, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य। बसीन की संधि। देवगांव की संधि, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को होती है। 1803 को देवगांव की संधि होती है, रघुजी भोसले द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य। देवगांव की संधि रघुजी भोसले द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जनगांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को, सुरजी अर्जनगांव की संधि सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य होती है। राजापुर घाट की संधि 1805 में होती है, होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एक ही क्रम देख रहा है, 1803 में होती है, बस इसके दिनांकों का प्रभाव और महीनों का अंतर है। दिसंबर 1803 दोनों देवगांव की संधि और सुरजी अर्जन गांव की संधि दिसंबर 1803 में होती है, और राजापुर घाट की संधि 1805 में होती है। यहाँ से क्रम वाइज क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। अगला संधि है पूना की संधि। पूना की संधि कब होती है? जून 1817 में होती है, किसके बीच? बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच होती है। ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में होती है, दौलत राव तथा अंग्रेजों के मध्य। अगली संधि है मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि 1818 में मल्हार राव होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य होती है। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय में शुरू करते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। और इनका कालावधि 1469 से 1539 तक था। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, इसके बाद गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे गुरु हरगोविंद कर लीजिए। गुरु हरगोविंद ये सिखों के 6वें गुरु थे। गुरु नानक जैसा कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, और गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता थे। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता गुरु अंगद थे। अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था। गुरु रामदास ने अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब का निर्माण करवाया था। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का निर्माण करवाया गुरु हरगोविंद ने। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। अमृतसर तालाब की स्थापना या निर्माण करवाया था गुरु रामदास ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गुरु अर्जुन देव ने। इन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, मुगल साम्राज्य।
मुगल साम्राज्य, बाबर। भारत में बाबर का पीरियड 1526 से 1530 ईस्वी तक रहता है। बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। पिता उमर शेख मिर्ज़ा, माता कुतलुब निगार खानम। पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा है। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, जो मूलतः तुर्की भाषा में है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था आलम खां, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था। और कौन आमंत्रित किया था? पंजाब के गवर्नर दौलत खां और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने। पंजाब के गवर्नर दौलत खां और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने। भारत में तोपों का सर्वप्रथम बाबर के ही काल में अर्थात पानीपत के पहले युद्ध में हुआ था। और बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। बाबर का मकबरा काबुल में है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपने 4 साल के पीरियड में महत्वपूर्ण युद्ध किए। 4 महत्वपूर्ण युद्धों में पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये युद्ध का क्रम और किसके मध्य लड़ा गया था, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। आपको इस ग्राफ को पूरी तरह से याद रखना है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। अगली पार्टी को ध्यान में रखना है। पहली पार्टी तो बाबर ही था, अगली पार्टी कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। कभी कभी तो इन युद्धों का दिनांक भी पूछ देता है। आपको तिथि सहित याद रखना है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर तथा राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था, बाबर तथा मिदनी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर तथा महमूद लोदी के मध्य हुआ था। किसके बीच? बाबर तथा महमूद लोदी। घाघरा का युद्ध महमूद लोदी, चंदेरी का युद्ध मिदनी राय, खानवा का युद्ध राणा सांगा, पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी। और चारों युद्धों में बाबर विजयी रहा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, चारों युद्धों में बाबर विजयी रहा। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अगला शासक बनता है हुमायूं। हुमायूं 1530 से लेकर के 1556 इसकी अवधि थी। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। 1530 ईस्वी में आगरा में सिंहासन पर बैठा। कहाँ पर बैठा था? आगरा में। कब? 1530 में। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और निर्माण किसने करवाया था? उसकी पत्नी हाजी बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा के नाम से लगता है हुमायूं ने किया था, लेकिन नहीं, इसकी रचना गुलबदन बेगम जिसकी बेटी थी। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। बाबर की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। बाबर द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्ध, जहां से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आइए देखते हैं उन युद्धों के से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देवरा का युद्ध जो 1532 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच। हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था देवरा का युद्ध। कब? 1532 में। विजयी कौन रहा? हुमायूं। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध 1539 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1539 में होता है चौसा का युद्ध। अब शेरशाह की एंट्री होती है। इस किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच। शेरशाह विजयी रहता है। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। कब होता है? 1539 में।
अगला युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। दोनों ही नाम से पूछता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है हुमायूं और शेर शाह के बीच। कौन विजयी होता है? शेर शाह। अगला युद्ध है सरहिंद का युद्ध। कब होता है? 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच। हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, जिसमें हुमायूं विजयी होता है। इन युद्धों को आपको ध्यान में रखना है, एक भी पॉइंट छूटे नहीं। अब आगे मध्यकालीन भारत में एक के महत्वपूर्ण नायक की एंट्री होती है जिसका नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की अवधि 1540 से 1545 तक। शासन अवधि कितना थी? 1540 से लेकर के 1545, मात्र 5 सालों की अवधि में शेर शाह सूरी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। कौन? मोहम्मद बहार खान लोहानी ने। 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1545 में कालिंजर विजय के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1545 में कालिंजर विजय। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। सासाराम कहाँ पे है? बिहार में। कबलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। इसके महत्वपूर्ण स्थापत्य कार्यों में किला या कोहना मस्जिद दिल्ली के पुराना किला भवन का पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे सड़क ए आजम कहते थे, का निर्माण करवाया। तो दिल्ली में किला या कोहना मस्जिद और दिल्ली में ही पुराना किला और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण या स्थापत्य कार्य का श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। कब से कब तक? 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। कब? 1542 में। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम और पिता का नाम हुमायूं था। बचपन का नाम जलाल था। अकबर का संरक्षक बैराम खां था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कहाँ पे हुआ था? कालानौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था 1556 में। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 में हुई थी और अकबर की कब्र सिकंदरा में है। कहाँ पर? सिकंदरा, आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर की कब्र है, जिसको बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के बाद अकबर के काल में हुए दो महत्वपूर्ण युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, इसकी तिथि भी आपको याद रखनी है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई पानीपत के द्वितीय युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। आइए एक नज़र डालते हैं अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्रम अनुसार पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों में पहला है दास प्रथा का अंत, 1562 में हुआ। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया था? 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था 1571 में। इबादत खाना का निर्माण 1575 में अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1575 में। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोला गया। कब? 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में की गई थी। कब? 1579, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इबादत खाना बंद कर दिया गया 1582 में। और दीन इलाही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, दीन इलाही की स्थापना जो 1582 में अकबर द्वारा की गई थी। दीन इलाही की स्थापना 1582 में अकबर द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य के नवरत्न थे। इधर मध्यकालीन भारत में अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा थे। मुल्ला दो प्याजा थे। आगे है अकबर द्वारा विजित राज्य। इनको एक नज़र देखते चलिए। महत्वपूर्ण क्या है, राज्य और वहाँ के शासक, बीच में दिया गया अभियान वर्ष। एक नज़र देखते चलिए। मालवा 1561 में, वहाँ का शासक था बाज बहादुर। चुनार 1561 में, वहाँ का शासक था अफगान शासक। आमेर 1562 में भारमल शासक था। मेड़ता 1562 में जयमल शासक था। गोंडवाना 1564 में रानी दुर्गावती थी। मेवाड़ 1568 और 1576 में, पहली बार 1568 में उदय सिंह शासक थे, फिर महाराणा प्रताप। रणथंभौर 1569 में सुरजन राय हाड़ा शासक थे। कालिंजर 1569 में रामचंद्र राय शासक थे। जैसलमेर 1570 में रावल हर्राय शासक थे। रावल हर्राय शासक थे। आगे मारवाड़ 1570 में राव रामचंद्र सेन। बीकानेर 1570 में राय कल्याणमल। जोधपुर 1570 में चंद्रसेन। गुजरात 1572 में मुजफ्फर खां तृतीय। बिहार एवं बंगाल 1574 में दाऊद खां। काबुल 1581 में मिर्ज़ा हकीम। कश्मीर 1586 में यूसुफ खां शासक था। उड़ीसा 1592 में निसार खां शासक था। सिंध 1591 में जानी बेग। बलूचिस्तान 1595 में अफगान शासक। कंधार 1595 मुजफ्फर हुसैन। खानदेश 1591 में अली खां। अहमदनगर 1600 में चांद बीबी। असीरगढ़ 1601 में मीरन बहादुर शासक था। मुगल वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक है। वास्तविक नाम सलीम था। माता का नाम हरखाबाई और पिता का नाम अकबर था। पत्नी मानबाई जगत गोसाई मेहरुन्निसा, जिसे नूरजहां भी कहते हैं। इसके पुत्र खुसरो, परवेज, शहरयार, जहांदार थे। इसकी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी थी। जहांगीर का मकबरा शहादरा में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है। जहांगीर के शासन में 3 विद्रोह हुए, खुसरो, खुर्रम और महावत खां द्वारा। दरबार में आने वाले विदेशी हाकिम्स सर थॉमस रो, फ्रांसिस्को पेल्सार्ड। हाकिन्स 1608 ईस्वी में आया था। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में। फ्रांसिस्को पेल्सार्ड। निकोलस डाउंटन 1614 से 1615 ईस्वी। निकोलस डाउंटन 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा चलाई। 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा चलाई जहांगीर ने। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का शासनकाल कहलाता है। जहांगीर के पश्चात मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है शाहजहां 1628 से 1657 ईस्वी के मध्य। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम। माता जगत गोसाई और पिता जहांगीर थे। पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल भी कहते हैं। पुत्र दारा शिको, औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा। शाहजहां की मृत्यु जनवरी 1666 ईस्वी में हुई। 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। 1638 में दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्र अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया, किस नाम से? सिर्र अकबर शीर्षक के नाम से। आगे है शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसकी कब्र आगरा के ताजमहल में है। शाहजहां के निर्माण कार्यों में दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद,
और आगरा की मोती मस्जिद शामिल हैं। शाहजहाँ के पश्चात उत्तराधिकार के लिए 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, जहाँ से अक्सर एक प्रश्न बनते हैं। पहला है बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 में शाह शुजा और शाही सेना के बीच लड़ा गया। बहादुरपुर का युद्ध 1658 में, फरवरी 1658 में शाह शुजा और शाही सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें शाही सेना विजयी रही। अगला युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना के मध्य, औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा जसवंत सिंह की सेना के मध्य होता है धर्मत का युद्ध, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है। आगे सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को होता है। 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध होता है। किसके मध्य? औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा दारा सिकोह के मध्य, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है। उत्तराधिकार का अगला युद्ध होता है खाजवा का युद्ध। 5 जनवरी 1659 औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है। अगला युद्ध होता है देवराई का युद्ध। 12 से 14 अप्रैल 1659 के मध्य दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है। तो हमने देखा 4 युद्धों को, कौन कौन से? बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खाजवा का युद्ध और देवराई का युद्ध। ठीक, आप आगे चलते हैं। औरंगजेब मुगल, अगला महत्वपूर्ण बिंदु औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम और महत्वपूर्ण शासक, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। माता का नाम मुमताज़ महल और पिता का नाम शाहजहाँ था। पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया उद दौरानी भी कहते हैं। पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, मुहम्मद आजम और कामबख्श। राज्याभिषेक पहली बार 31 जुलाई 1658 को आगरा में हुई थी। दूसरी बार 15 जून 1659 को दिल्ली में। मृत्यु फरवरी 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु फरवरी 1707 में। मकबरा कहाँ पे है औरंगजेब? औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद। एक नज़र देख लेते हैं। औरंगजेब की बहन जहाँ आरा, जिसे साहिबात उज जमानी की पदवी मिली थी, जहाँ आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहनें थीं। औरंगजेब की पुत्री मेहरुन्निसा, जेबुन्निसा, जीतुन्निसा, बदरुन्निसा तथा बदतुन्निसा था। औरंगजेब का उपनाम जिंदा पीर। जिंदा पीर कौन था? औरंगजेब का उपनाम था। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया। आगे हम देखते हैं मुग़ल शासन व्यवस्था। मुग़ल, एक तरफ साम्राज्य का विभाजन और दूसरी तरफ प्रमुख अधिकारी। पहले मुग़ल शासन व्यवस्था में प्रांत को सूबा कहते थे और प्रमुख अधिकारी सूबेदार या नाजिम था। प्रांत का विभाजन जिला में, जिला का विभाजन परगना या महाल में और फिर ग्राम। तो जिला को सरकार कहते थे और इसका प्रमुख अधिकारी फौजदार था। परगना या महाल का प्रमुख अधिकारी सिकदार था। मौजा या दीहा या ग्राम, जिसे खुद मुकद्दम और चौधरी प्रमुख अधिकारी थे। खुद मुकद्दम और आगे एक नज़र अन्य तथ्यों पर डाल लेते हैं। मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा लागू की गई। मनसब जात एवं सवार में विभाजित थे। मनसबदारियों की श्रेणियाँ: मनसबदार 10 से लेकर 500 जात तक के मनसब और अमीर 500 से लेकर 2500 जात तक के मनसब। अमीर ए उम्दा 2500 से अधिक के जात के मनसब। मनसबदारों की 3 श्रेणियाँ: मनसब, अमीर और अमीर ए उम्दा। मुग़ल काल में भूमि का विभाजन खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयूरगल या मदद ए मास में विभाजित थी। जो खालसा भूमि थी वो सीधे बादशाह के नियंत्रण में थी। जागीर भूमि
सरदारों को वेतन के बदले में दी जाने वाली भूमि थी। सयूरगल या मदद-ए-माश विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों का अनुमोदन में दी जाने वाली भूमि थी। तो सयूरगल विद्वानों या धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाती थी। आगे है मुगल काल में भू राजस्व वसूली प्रणाली। जो भू राजस्व वसूली प्रणाली थी बट उसमें प्रमुख थी बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली, जब्ती प्रणाली, दहसाला प्रणाली, इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली और नक्श या कानकूत प्रणाली। ये मुगल काल में भू राजस्व वसूली की। मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य में अकबर द्वारा आगरा में आगरा का किला, जहांगीर का महल, अकबरी महल, ये आगरा में स्थापित करवाया गया। और फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। जहांगीर महल, मरियम महल, ये भी फतेहपुर सीकरी में ही था। जहांगीर द्वारा जो स्थापित करवाया गया उसमें अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर द्वारा अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थापित करवाया गया। शाहजहां द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला, और आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा। औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया। मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया औरंगजेब द्वारा। आगे बाबर द्वारा जो एकमात्र मतलब आगरा की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं मुगल काल की प्रमुख पुस्तकें। इसको आप लेखक के नाम के साथ याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मुगल कालीन पुस्तकें, बाबरनामा तुझे के बाबरी, इसके लेखक बाबर। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ताजुल मासिर हसन निजामी, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद, तारीख़ शेरशाही अब्बास खां शेरवानी, आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम, कानून हुमायूनी ख्वांदमीर नुक्से-दुल-खुशा भीमसेन, सियार-उल-मुतखरीन गुलाम हुसैन, इकबाल-नामा जहांगीरी मुतमिद खान, शाहजहां-नामा इनायत खान, चहार-चमन चंद्रभान ब्राह्मण, फुतुहात-ए-आलमगीरी ईश्वरदास नागर, खुलासत-उत-तवारीख सुरजान राय भंडारी। अंतिम बिंदु है उत्तर मुगल कालीन शासक। उत्तर मुगल कालीन शासकों में सबसे पहले बहादुर शाह जफर 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। 1712 से लेकर 1713 तक जहांदार शाह, फिर फारूक सियार, फिर रफ़ी-उद-दौला। रफ़ी-उद-दौला के जस्ट बाद रफ़ी-उद-दरजात आते हैं। रफ़ी-उद-दरजात मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748, फिर अहमद शाह का शासनकाल 1748 से लेकर के 1754 तक, फिर आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से लेकर के 1759 तक, फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। अकबर द्वितीय, इनका शासनकाल 1806 से लेकर 1837 तक था। फिर बहादुर शाह द्वितीय या जफर 1837 से लेकर के 1857 तक। तो ये है उत्तर मुगल कालीन शासक। इसी के साथ हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का दूसरा खंड समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ पूर्ण विराम करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।